दीदी तो पूरी तरह अंधी और बेवकूफ है राघव। उन्हें हमारे इस छिपकर मिलने वाले प्यार का कभी अंदाजा भी नहीं होगा। लेकिन अगर कभी भी उन्हें हमारे इस रिश्ते की भनक लग गई तो क्या होगा? निशा ने राघव की उंगलियों में अपनी उंगलियों को कसकर उलझाते हुए बेहद डर और उत्सुकता के मिले जुले लहजे में पूछा। राघव ने उसके बेहद करीब आते हुए उसके कान के पास खौफनाक तरीके से फुसफुसाया, तुम्हारी दीदी कृतिका के पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है निशा। उसे कुछ पता नहीं चलता। तुम खुद ही देख रही हो, पिछले 6 महीने से इस आलीशान विला में उसी की नाक के नीचे मैं तुम्हें दुनिया का हर आराम और प्यार दे रहा हूँ। क्या उसे भनक भी लगी? तुम उसकी फालतू बातें छोड़ो। वह मॉल गई है हमारे लिए डिनर का सामान लेने। जब भी वह घर पर ना हो तुम मुझे तुरंत टेक्स्ट करके ऑफिस से सीधे यहाँ बुला लिया करो। इतना कहकर राघव ने निशा को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। निशा इस आलीशान शहर में अपनी बड़ी दीदी के घर रहकर फैशन डिजाइन के एंट्रेंस की तैयारी करने के लिए आई थी। देवराज जी ने अपनी इस छोटी बेटी को बड़े चाव से शहर भेजा था कि बड़ी बहन की छत्र छाया में वह सुरक्षित रहेगी। किसी को भी इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उस घर के 4 दीवारी के भीतर मर्यादा का कौन सा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। कृतिका बहुत ही भावुक और बेहद मधुर स्वभाव की महिला थी। 2 साल पहले जब उनकी माँ इस दुनिया से विदा हुई तो कृतिका ने खुद से वादा किया था कि वह निशा के लिए माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देगी। यही वजह था कि जब निशा ने शहर के टॉप कॉलेज में एडमिशन का मन बनाया तो कृतिका ने अपने पिता देवराज जी से जिद करके निशा को अपने ही पास रख लिया। कृतिका के सास ससुर पहले ही गुजर चुके थे और मायके में बूढ़े पिता देवराज जी अकेले रहकर गांव में खेती का काम संभालते थे। जब कृतिका ने निशा की जिम्मेदारी ली तो देवराज जी पूरी तरह से निश्चिंत हो गए थे। उन्हें लगा कि उनकी दोनों बेटियां एक साथ खुश रहेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी ही छोटी बेटी बड़ी बहन के सुहाग की बलि चढ़ाने की तैयारी कर रही है। शुरुआत में जब निशा इस घर में आई तो राघव उसे डिजाइनिंग के पोर्टफोलियो और पढ़ाई में मदद करने के बहाने घंटों उसके कमरे में बैठा रहता था। धीरे धीरे दोनों के बीच हंसी मजाक और फ्लर्टिंग का दौर शुरू हो गया। इधर उधर की बातें करते करते राघव कभी निशा के कंधे को छूता तो कभी उसका हाथ थाम लेता। निशा को भी राघव के इस आलीशान लाइफ स्टाइल और अटेंशन में मजा आने लगा था। उसने कभी राघव की इन गलत हरकतों का विरोध नहीं किया, जिससे राघव की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती चली गई। एक शाम कृतिका अपनी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई हुई थी। विला में निशा पूरी तरह अकेली थी। राघव ऑफिस से जल्दी आ गया और निशा के लिए ब्लैक कॉफी और मैक्सिकन नाचोस लेकर उसके कमरे में बैठ गया। बातों ही बातों में उसने मर्यादा की सारी दीवारें गिराते हुए निशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। राघव कृतिका के सादगी भरे स्वभाव से उठ चुका था और वह निशा की आधुनिकता और खूबसूरती के पीछे अंधा हो चुका था। उस रात जब दोनों ने विश्वासघात की हदें पार की तो राघव ने निशा से एक बड़ा वादा किया, कृतिका पिछले 4 सालों में मुझे इस खानदान का वारिस एक बच्चा तक नहीं दे पाई। वह पूरी तरह बांझ है। मुझे किसी भी कीमत पर अपना खून, अपना बच्चा चाहिए। अगर तुम मुझे यह खुशी दे दो तो मैं कृतिका को लात मारकर तुमसे शादी कर लूँगा। निशा भी राघव के इस पैसे और दौलत के झूठे जाल में पूरी तरह उलझती चली गई। महीने गुजरते गए। एक सुबह अचानक निशा को बाथरूम में भयानक उल्टियाँ होने लगी। कृतिका पूरी तरह घबरा गई। वह निशा का हाथ पकड़कर जिद करने लगी कि वह उसे तुरंत शहर के सबसे बड़े गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले जाएगी। लेकिन निशा अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसे अपनी प्रेगनेंसी का पूरा शक हो चुका था, इसलिए वह डॉक्टर के पास जाने में आनाकानी करने लगी। शाम को जैसे ही राघव कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस से घर लौटा, कृतिका के रसोई में जाते ही निशा ने एकांत पाकर राघव को अपनी प्रेगनेंसी के शक की बात बताई। यह सुनते ही राघव की आंखों में जैसे शैतानी खुशी नाच उठी। उसने आव देखा न ताव निशा को अपनी गोद में उठा लिया
और खुशी से चिल्लाने लगा। ठीक उसी वक्त कृतिका बाजार से निशा की पसंद का इटालियन गार्लिक पास्ता और ब्लूबेरी चीज केक लेकर घर लौटी थी। वह हाथ में स्नैक्स की ट्रे लिए जैसे ही कमरे की तरफ बढ़ी, सामने का खौफनाक नजारा देखकर उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। राघव पागलों की तरह चिल्ला रहा था, मैं बाप बनने वाला हूँ निशा, थैंक यू, तुमने मुझे इस जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी जो वो बांझ कृतिका 4 साल में नहीं दे पाई। कृतिका के हाथों से वो कांच की ट्रे छूटकर फर्श पर गिरी और पत्थरों की तरह बिखर गई। उसकी आंखों के आगे एक गहरा अंधेरा छा गया। वह कलेजा थाम कर धम से फर्श पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही राघव और निशा के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों के माथे से पसीना टपकने लगा। निशा थर-थर कांपते हुए बोली, राघव, दीदी ने सब देख लिया, सब सुन लिया, अब हमारा क्या होगा? राघव ने उसके कंधे पकड़े और कहा, तुम शांत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। जब कृतिका को होश आया तो उसकी आंखों से आंसुओं के अंगारे बह रहे थे। वह तड़पते हुए चिल्लाई, राघव, तुमने मेरे ही वजूद का कत्ल कर दिया। निशा, तू मेरी सगी बहन है। माँ के जाने के बाद मैंने तुझे अपनी कोख से जन्मे बच्चे की तरह पाला और तुमने मेरे ही सुहाग पर डाका डाल दिया। मेरे प्यार में क्या कमी थी राघव? राघव ने बेहद बेशर्मी और कड़क आवाज में कहा, प्यार से पेट नहीं भरता कृतिका, मुझे बच्चा चाहिए था जो तुम्हारे बस की बात नहीं थी। अब निशा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मुझे इससे शादी करनी ही होगी। कृतिका का दुख अब भयानक गुस्से में बदल चुका था। वह चीखते हुए उठी और अपने बैग से एक मेडिकल रिपोर्ट निकालकर राघव के मुंह पर दे मारी। शादी करोगे तुम? मुझसे तलाक लिए बिना तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते राघव। और ये जो बच्चा बच्चा चिल्ला रहे हो ना, जरा इस रिपोर्ट को खोल कर देख अपनी इस तथाकथित मर्दांगनी का सच। मैं आज ही डॉक्टर के पास से अपनी और तुम्हारी कंबाइंड मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ रही हूँ। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि कमी मुझ में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है राघव। तुम कभी बाप ही नहीं बन सकते। ये निशा जिसके बच्चे की माँ बनने का दावा कर रही है, वह बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। इसने तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचाने के लिए यह गंदा खेल खेला है। यह सुनते ही राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राघव का अहंकार, उसका पैसा और उसकी मर्दांगनी का झूठ एक पल में मटियामेट हो गया। निशा का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। कृतिका चिल्लाई, मैं अभी पुलिस के पास जा रही हूँ। तुम दोनों की इस गंदी करतूत और जालसाजी का पर्दाफाश करके तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे चढ़ा दूंगी। कृतिका जैसी दरवाजे की तरफ भागी, राघव के भीतर का शैतान पूरी तरह जाग उठा। अपनी मर्दांगनी का सच खुलने के डर और बदनामी के खौफ में उसने कृतिका के बाल पकड़े और उसे पीछे खींचकर एक जोरदार चाटा मारा। कृतिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की तो राघव ने पूरी ताकत से कृतिका का सिर दीवार पर दे मारा। एक भयानक चीख गूंजी और कृतिका का निष्प्राण शरीर फर्श पर गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। कमरे में मौत का सन्नाटा पसर गया। निशा डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। राघव ने उसके आंसू पोंछे और बेहद ठंडे लहजे में कहा, शांत हो जाओ निशा, हमारे बीच का सबसे बड़ा कांटा अब हमेशा के लिए रास्ते से हट चुका है। अब यह पूरा एम्पायर और मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है। वे दोनों एक मासूम की जान लेकर अपनी खुशियों का महल बनाने का ख्वाब देख रहे थे। निशा ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हम पुलिस और दुनिया को क्या जवाब देंगे? राघव ने शांतिराना अंदाज में कहा, हम कहेंगे कि वह सीढ़ियों से पैर फिसलने के कारण नीचे गिर गई। तुम तुरंत रोने का नाटक करो और अपने पापा को फोन लगाओ। आनन फानन में राघव ने कृतिका की लाश को उठाया और विला के आंगन में लाकर रख दिया और खुद जोर जोर से रोने का ढोंग करने लगा। देखते ही देखते पॉस कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो गए। घंटे भर के भीतर ही बूढ़े पिता देवराज जी भी वहां पहुंच गए। सुबह ही तो उनकी अपनी बड़ी बेटी से बात हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही देवराज जी ने रोते हुए कृतिका का चेहरा अपने हथेली में लिया,
उसकी कनपट्टी और सिर के पीछे के घाव और दीवार पर लगे खून के छींटे देखकर उनका माथा ठनक गया। सीढ़ियों से गिरने पर ऐसे निशान नहीं आते। देवराज जी ने बिना किसी को बताए चुपके से एक कोने में जाकर पुलिस कमिश्नर को फोन लगा दिया। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पूरे कमरे और दीवार की बारीकी से जांच की। कृतिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब राघव और निशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। उन्हें लगा था कि अंतिम संस्कार के बाद कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो कानून उनके गले का फंदा बन चुका था। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि कृतिका की मौत हादसा नहीं बल्कि एक बेरहम कत्ल था। जब पुलिसिया रौब के सामने राघव और निशा को आमने सामने बिठाकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो निशा का सारा घमंड और हौसला टूट गया। वह घुटनों के बल बैठकर रोने लगी और उसने राघव के थप्पड़ मारने और सिर दीवार पर मारने का पूरा सच किया। पुलिस कस्टडी के दौरान जब निशा का मेडिकल और होने वाले बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो यह साबित हो गया कि कृतिका की वो मेडिकल रिपोर्ट 100% सच थी। राघव कभी पिता नहीं बन सकता था। निशा के पेट में पल रहा बच्चा राघव का नहीं बल्कि उसके फैशन कॉलेज के ही एक दोस्त का था, जिसके साथ मिलकर उसने राघव की दौलत हड़पने के लिए यह पूरा जाल बुना था। जब यह सच जेल की कोठरी में राघव के सामने आया तो वह पागल हो गया। उसने अपनी उस पत्नी की जान ले ली जो बेकसूर थी और उस बहन के लिए ली जो उसे ही धोखा दे रही थी। पुलिस ने राघव और निशा दोनों पर कत्ल और साजिश की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उम्र कैद की सजा सुना दी। पूरे पिता देवराज जी अदालत के बाहर सन खड़े थे। उनकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। लालच और हवस के इस तांडव ने उनकी एक बेटी को शमशान पहुंचा दिया था और दूसरी बेटी को ताउम्र जेल के अंधेरे में ढकेल दिया था। उनकी बड़ी बेटी की कातिल उनकी अपनी कोख से जन्मी छोटी बेटी निकली थी। स्वार्थ, वासना और अंधा लालच इंसान को इस कदर हैवान बना देता है कि वह पवित्र से पवित्र रिश्ते की मर्यादा को भी भूल जाता है। लेकिन याद रखिए, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है और वक्त जब अपना इंसाफ करता है तो इंसान के पास सिवाय पछतावे और बर्बादी के कुछ नहीं बचता। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब तक कि अगर आपने हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।